शुभाशीष विद्यार्थियों, वागेश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित आज हम पाठ पद परिचय पे चर्चा करेंगे। 10वीं कक्षा कोर्स अ से संबंधित है। पद परिचय करते समय हमें बहुत से मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है और पद परिचय करते समय हमें शब्द, पद और पदबंध की जानकारी होना आवश्यक है। तो पद परिचय समझाने से पहले या पद परिचय पाठ को शुरू करने से पहले ये जो कक्षा है आपकी शब्द, पद और पदबंध पर आधारित है, जिससे आगे आप पद परिचय बहुत ही आसानी से कर पाएं। सबसे पहले हमारे सम्मुख बात आती है शब्द की। हमारे मुख से उच्चारित होने वाली सभी ध्वनियाँ सार्थक नहीं होती, जैसे य, ल, क, प, च आदि। इन ध्वनियों में सब किसी भाव या विचार को व्यक्त करने की सार्थकता आ जाती है, तब यह शब्द कहलाता है। अभी ये वर्ण है। जब ये वर्ण एक सार्थक समूह या सार्थक क्रम से एक शब्द का निर्माण करते हैं और उसमें भाव और विचार व्यक्त करने की सार्थकता आ जाती है, तभी यह जो वर्ण, जो सार्थक वर्णों का समूह है, वो शब्द कहलाता है। अर्थात शब्द उस ध्वनि या समूह को कहते हैं जिसमें भाव अथवा विचार को व्यक्त करने की क्षमता हो। एक या अधिक वर्णों या ध्वनियों से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। अतः शब्द एक या अनेक वर्णों के उचित संयोजन से बनते हैं। जैसे कुछ शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। पानी, वायु, खाना, नल, हम, गगन, चिड़िया, तितली आदि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं। जैसे कमल, प्यारा, अध्यापक, छोटा, बच्चा, ये अलग अलग शब्द मैंने आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किए हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है और जितने भी शब्द मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उन सभी शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है। अतः शब्द सार्थक होते हैं, मतलब कि जो ध्वनियाँ सार्थक होती हैं वही कुछ ना कुछ अर्थ प्रदान करती हैं और वही ध्वनियाँ सार्थक शब्दों का निर्माण करती हैं। शब्द के बाद अगर हम इसी क्रम में लें तो पद की बात करते हैं हम। शब्द के बाद पद आते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। यदि इन शब्दों को ज्यों का त्यों वाक्य में रख दिया जाए तो सार्थक वाक्य रचना नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, जैसे मैं 3 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कक्षा, किताब, पढ़ना। शब्दों को एक साथ उनके मूल रूप में रखकर बोलते हैं तो यह अर्थपूर्ण वाक्य नहीं कहलाएगा। इसका सार्थक वाक्य बनाने के लिए उनके रूप में परिवर्तन करके, यदि बच्चे कक्षाओं में किताबें पढ़ते हैं, अगर मैं इस तरह से आपको इस वाक्य को प्रस्तुत करूं कि कक्षा, किताब और पढ़ना को अगर मैं एक वाक्य में परिवर्तित करती हूं तो मैं कहूंगी कि बच्चे कक्षाओं में किताबें पढ़ते हैं, तो ये अर्थपूर्ण हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य को सार्थक बनाने के लिए बच्चा शब्द में ए प्रत्यय लगाकर बच्चे, कक्षा शब्द में ओ प्रत्यय लगाकर कक्षाओं, किताब शब्द में ए प्रत्यय लगाकर किताबें करके उनके रूप में परिवर्तन किया गया है। तथा मैं, हैं पर सर्गों का भी प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिए कि बच्चे कक्षाओं में किताबें
किताबें पढ़ते हैं। तो यहाँ में और हैं पर सर्वों का भी प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य में लड़के कक्षाओं किताबें पढ़ते रूप ही पद हैं, क्योंकि यह वाक्य में एक व्याकरणिक इकाई के माध्यम से, इकाई के द्वारा बंधे हुए हैं। ये शब्द एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अतः स्वतंत्र शब्द में प्रत्यय लगाकर वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य परिवर्तित शब्द रूप ही पद कहलाता है। जब वह व्याकरणिक इकाइयों से बंध जाता है, एक स्वतंत्र शब्द और वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तभी वह शब्द से पद बन जाता है वाक्य में प्रयोग होने के बाद। तो पद का अर्थ है पैर। अगर आप लें तो आप कहेंगे पद को पैर कहते हैं, चलने वाले जिससे आप चलते हैं, पैर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्द वह विभिन्न प्रत्ययों के संयोग से वाक्यों में चलने योग्य जो वाक्य को बनाते हैं, तो उन्हें पद कहते हैं। संक्षेप में परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि व्याकरण के नियमों से युक्त, व्याकरण के नियमों से युक्त शब्द के वाक्य में प्रयोग होने वाले विभिन्न रूप ही पद कहलाते हैं। अभी जो परिभाषा मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है, उसके अनुसार पद शब्दों से बनते हैं और वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। पद शब्दों से बनते हैं और वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जब शब्दों के साथ हम प्रत्यय जोड़ देते हैं और उनको व्याकरणिक इकाई में बांध के एक वाक्य में प्रस्तुत करते हैं, तो वो शब्द पद बन जाते हैं। और जब कोई शब्द इस योग्य बना लिया जाता है कि वह वाक्य में प्रयुक्त हो सके, तो वह पद कहलाता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया था, किंतु पद वाक्य के अन्य शब्दों से बंधे होते हैं। वो अन्य दूसरे शब्दों से बंधे होते हैं जो पद होते हैं वाक्य के अंदर, मगर शब्द जो होते हैं वो भाषा की स्वतंत्र इकाई हैं। और पदों का जो है हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। एक ही शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर अनेक पद बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही शब्द में हम विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर अनेक पद बना सकते हैं। जैसे अगर मैं एक शब्द लेती हूँ खेल, खेल में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ, कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ हुआ, किसी भी प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ खेला, तो यहाँ आ प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। खेलें, ए प्रत्यय का। खेलेंगे, एंगे प्रत्यय का। खेलकर, कर प्रत्यय का। तो इस प्रकार यहाँ खेल में अनेक प्रत्ययों का प्रयोग करके उनको हमने अलग अलग पदों में परिवर्तित कर दिया है। एक और शब्द मैं आपके समक्ष रखती हूँ, बेटा। बेटा जो है शून्य पद है, शून्य प्रत्यय है। इसमें इस पद में, बेटा पद में शून्य प्रत्यय है, कोई प्रत्यय नहीं है। बेटे कर देती हूँ तो ए प्रत्यय लग जाता है, बेटों कर देती हूँ तो ओ प्रत्यय लग जाता है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर अनेक पद बना सकते हैं और वाक्यों में प्रयुक्त पदों के खंड किए जा सकते हैं। जो वाक्य में जो हमने पद प्रयोग किए हैं उनके हम खंड कर सकते हैं, उनको हम विभाजित कर सकते हैं। पदों में से प्रत्यय हटाकर उन्हें पुनः शब्द बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जिस शब्द में प्रत्यय लगा रही हूँ और उन प्रत्ययों को हटाकर मैं पुनः उसी मूल रूप में उस शब्द को बना सकती हूँ जिस शब्द से वह पद बना है। तो प्रत्यय लग के वो पद बना है, तो मैं उसके मूल रूप में उसे दोबारा से वापस ला सकती हूँ प्रत्यय को हटाकर। तो उसके खंड किए जा सकते हैं। और वाक्य में पदों के प्रयोग के आधार पर शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार से माने जाते हैं। मतलब जो व्याकरणिक वर्ग हैं वो दो प्रकार से माने गए हैं, एक विकारी वर्ग और एक अविकारी वर्ग। जब हम पद परिचय की बात करते हैं तो पद परिचय में हम अविकारी शब्दों की भी बात करते हैं और विकारी शब्दों की भी बात करते हैं। दोनों ही प्रकार से हम पद परिचय देते हैं, एक पद का परिचय देते हैं। और विकारी शब्दों में जो शब्द आते हैं वो हैं
जिस हम उपवर्ग से लेते हैं वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्दों में जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले हैं उनको हम लिंग, वचन और कारक के कारण या वो अपना रूप जब वो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो वह लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय उनका लिंग, वचन और कारक के अनुसार रूप परिवर्तन कर दिया जाए या रूप परिवर्तन हो जाए तो वह विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं, जिन शब्दों में हम लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदलाव कर सकते हैं, वह सब विकारी शब्द कहलाते हैं। और इन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों में हम विकार उत्पन्न कर सकते हैं लिंग, काल, कारक और वचन के अनुसार। जैसे लड़का, लिंग के आधार पर इसको हम लिंग परिवर्तन अगर करें तो लड़की हो जाएगा। लड़का, वचन परिवर्तन करें तो लड़के हो जाएगा। लड़का, कारक का प्रयोग करें तो लड़कों से हो जाएगा, लड़कों के द्वारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम विकारी शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि विकारी शब्दों के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। 4 भेद इनके माने गए हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इन सभी शब्दों में हम विकार उत्पन्न कर सकते हैं। इन सभी शब्दों में विकार हो सकता है, बदल सकते हैं लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार। और दूसरी तरफ आते हैं अभिकारी शब्द। अब अभिकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें हम किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे वह लिंग हो, वचन हो, कारक हो, किसी भी परिस्थिति में हम इनको बदल नहीं सकते, इनमें हम परिवर्तन नहीं ला सकते। अर्थात जो शब्द जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और सदैव वैसे ही रहेंगे, एक से ही रहते हैं, अब वे अभिकारी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में हम किन्हीं भी स्थिति में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये शब्द सदैव एक से रहते हैं। जैसे लड़के का ही प्रयोग करती हूँ, लड़का शब्द का, लड़का ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, तो यहाँ ध्यानपूर्वक शब्द जो है, लड़की ध्यानपूर्वक पढ़ रही है, लड़की के लिए भी वही शब्द प्रयोग हुआ। लड़का और लड़की अगर हमने लिंग परिवर्तन कर दिया है अपनी संज्ञा का, तब ध्यानपूर्वक की तरह ही प्रयोग हुआ है। लड़के ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पे लड़के बहुवचन में है मगर ध्यानपूर्वक जो शब्द है वो अपनी उसी स्थिति में है, तो ये अभिकारी शब्द है, क्योंकि इसमें हम किन्हीं भी स्थितियों में हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। चाहे वो हमारे साथ जो हम वाक्य में कोई भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, लिंग के आधार पर बदला हुआ है, या वो वचन के आधार पर हमारे पास कोई भी संज्ञा शब्द है, तो उसके साथ जो भी हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अगर मैं ध्यानपूर्वक शब्द लेती हूँ तो वो अभिकारी शब्द है, क्योंकि उसका किन्हीं भी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हालांकि हम देखेंगे यहाँ पर क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है लिंग, वचन और कारक के अनुसार, परंतु ध्यानपूर्वक शब्द वैसा का ही वैसा जो जैसा है उसी रूप में हर वाक्य में हमें दिखाई दे रहा है, तो ये अभिकारी शब्द है। लड़कों को ध्यानपूर्वक पढ़ने दो, तो यहाँ पर भी ध्यानपूर्वक पढ़ने दो, ध्यानपूर्वक वह एज इट इज जैसे उसकी स्थिति है उसी स्थिति में इन चारों वाक्यों में प्रदर्शित हो रहा है। मतलब कि जैसा जो ये शब्द है वैसे ही सदैव एक ही तरह से ये चारों वाक्यों में प्रयोग हुआ है। तो उपयुक्त सभी वाक्यों में लिंग, वचन और कारक के कारण ध्यानपूर्वक जो शब्द मैंने लिया उस शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ध्यानपूर्वक अव्यय या अभिकारी शब्द है, जिनमें किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। और अभिकारी शब्द भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 तरह के जो शब्द हैं ये अभिकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इनमें हम किन्हीं भी परिस्थितियों में विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, ये बदलते नहीं हैं, जैसे ये होते हैं उसी वैसे ही रूप में सदैव इनका प्रयोग होता है, इनमें परिवर्तन नहीं होता। बस इन चीज़ों को आप पद परिचय, जब आप किसी भी पद का परिचय आप करते हैं, आपसे किसी भी पद का परिचय पूछा जाता है, तो आप इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि शब्द किस प्रकार का है, किस प्रकार का प्रकार कर रहा है वाक्य में, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है पदबंध की। अब शब्द, पद और पदबंध,
पद परिचय करते समय मुख्य भूमिका अदा करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो हमें पदबंध की भी जानकारी होनी चाहिए कि पदबंध क्या है। तो जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार, जो आपको अभी व्याकरण के नियम बताए हैं, व्याकरण के वर्ग बताए हैं, उनके अनुसार वाक्य में प्रयोग होता है, तब वह पद कहलाता है। और व्याकरण की रचना अनेक पदों के मेल से होती है। वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर जब एक ही व्याकरणिक कोटि का कार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। तो वह पदबंध कहलाते हैं। जैसे बच्चे थक गए, इस वाक्य में बच्चे संज्ञा पद है तथा थक गए हैं क्रियापद बंध है। यदि इस वाक्य में संज्ञा से पूर्व कुछ और शब्द जोड़कर हम नया वाक्य बनाएं, सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे थक गए हैं, तब सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे संज्ञा पदबंध कहलाएगा, क्योंकि वह संज्ञा पद के स्थान पे या संज्ञा पद के साथ प्रयोग हुआ है, तो वह पूरा जो वाक्य है, पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे बच्चे थक गए हैं, यहाँ पे बच्चा जो है हमारे पास संज्ञा है, और थक गए हैं, यहाँ तीन शब्द मिलके एक पदबंध बना रहे हैं, वो है क्रियापद बंध। ठीक है। और यदि वाक्य में संज्ञा से पहले भी हम इस तरह से शब्दों को जोड़ दें व्याकरण के नियमों के अनुसार, तो मैंने अभी आपको बताया सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे थक गए हैं, तो बच्चों के लिए ही बात हो रही है, तो तब सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे संज्ञा पद ही कहलाएगा। तो पदबंधों का अस्तित्व वाक्य में ही होता है। वाक्य से बाहर पदबंधों की संकल्पना या कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि पदबंध का निर्माण पदों से होता है और पद वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पदबंधों का अस्तित्व वाक्य में ही होता है। वाक्य से बाहर अगर पदबंध की संकल्पना की जाती है तो वो नहीं की जा सकती। वाक्य के अंदर ही रह के वो अपना अस्तित्व बनाते हैं, क्योंकि पदबंध का निर्माण पदों से ही होता है और पद वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आपको, ये बहुत मुख्य बात है कि पदबंधों का अस्तित्व जो है वाक्य में रहकर ही होता है। तो प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, अव्यय आदि सभी इकाइयों का स्थान निश्चित होता है कि जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो इनका जो स्थान है वो निश्चित होता है। कर्ता कर्ता के स्थान पे आएगा, कर्म कर्म के स्थान पे, क्रिया क्रिया के स्थान पे, और अव्यय का जो स्थान है वो भी निश्चित होता है। इन निश्चित स्थानों पर यदि एक शब्द आए तो वह पद कहलाता है। समझ रहे हैं? जब इन निश्चित स्थानों पर एक पद शब्द का प्रयोग हो तब वह पद कहलाता है, और यदि इन स्थानों पर शब्द समूह प्रयुक्त होते हैं तो वह स्थान के प्रकार से संबंधित पदबंध कहलाता है। वह उस स्थान के प्रकार से संबंधित हो गया है, जो शब्द वहाँ पर है, जो पद वहाँ पर है, इसलिए वह उससे संबंधित हो गया, तो वह वही पदबंध का कार्य करेगा, वही प्रकार करेगा। जैसे करता है लड़की, कर्म है कार्य, क्रिया है कर रही है। आपकी लड़की करता ही है, क्योंकि वो लड़की के स्थान पे आपकी का प्रयोग हुआ है। अपना कार्य, अगर मैं कहती हूँ कार्य के स्थान पे उसके आगे अपना लगा देती हूँ तो वो कर्म के साथ ही है, तो वो कर्म पदबंध है। कर रही है क्रिया पदबंध है। अब जैसे कर्ता के स्थान पे मैंने पहले लड़की का प्रयोग करा, फिर आपकी लड़की का, अब मैं बोलूँ आपकी बड़ी लड़की, तो आपकी बड़ी वो लड़की के साथ ही प्रयोग हुआ है, तो ये पूरा कर्ता पदबंध है। कर्म की जगह पहले मैंने प्रयोग किया था कार्य, फिर अपना कार्य, अब मैं यहाँ इस स्थान पे बोलूँ अपना विद्यालय का कार्य, तो ये जितना भी कर्म के साथ जितने भी मैंने शब्दों का प्रयोग किया है तो वो पूरा पदबंध कर्म जो है कर्म से ही संबंधित है। अपना विद्यालय का कार्य, क्रिया कर रही है। तो उपयुक्त जितने भी मैंने वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, आपने देखा कि कर्ता तथा कर्म के स्थान पर आने वाले पदों में कुछ और शब्द जोड़े गए हैं। वाक्य में जहाँ लड़की शब्द का प्रयोग हो रहा है उसी स्थान पर आपकी लड़की और आपकी बड़ी लड़की का प्रयोग हो रहा है, और ये परस्पर मिलकर वाक्य में वही कार्य कर रहे हैं जो कि लड़की पद कर रही है या कर रहा था।
मतलब कि वो जो कार्य लड़की कर रही है वो उसी के साथ ही है। अतः ये सभी पदबंध क्या है, ये सभी पदबंध हैं। और शीर्ष पद और आश्रित पद जो होते हैं वो पदबंध में जो आधार या मुख्य पद होता है उसे शीर्ष पद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शीर्ष पद होता है पदबंध में जो मुख्य या आधार पद होता है वो शीर्ष पद कहलाता है, और अन्य जो पद होते हैं वो आश्रित पद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे वासुदेव पुत्र कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ वासुदेव पुत्र कृष्ण पदबंध है पूरा। वासुदेव पुत्र कृष्ण ये पूरा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। इसका मुख्य पद कृष्ण है, मुख्य पद कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण के पिता की यहाँ आगे बात हम जो वासुदेव के पुत्र कृष्ण ही हैं और कृष्ण की ही बात कर रहे हैं, जो वो और कृष्ण के पिता वासुदेव हैं और वासुदेव पुत्र की बात कर रहे हैं, हम कृष्ण की बात कर रहे हैं। क्योंकि यदि यहाँ से कृष्ण पद को हटा दिया जाए तो जो वाक्य संगत नहीं होगा। जैसे वासुदेव पुत्र ने कंस को मारा, ठीक है, अब कृष्ण हटा दूं, वासुदेव पुत्र ने कंस को मारा, तो पद को हटा दिया जाए तो वाक्य संगत नहीं होगा, जबकि वासुदेव पुत्र को हटा देने पर भी वाक्य पूर्ण है। अगर मैं वासुदेव पुत्र को हटा देती हूँ और मैं बोलूँ कि कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये अपने आप में परिपूर्ण है। अतः कृष्ण इस पदबंध का शीर्ष पद है तथा वासुदेव पुत्र आश्रित पद है। कृष्ण ने कंस को मारा, तो कृष्ण का नाम यहाँ पे हमने लिया है, कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया। कृष्ण ने कंस को मारा, जो हमारा कर्ता है वो कृष्ण है, कार्य करने वाला कृष्ण है। और वासुदेव को अगर मैं हटा देती हूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ वासुदेव पुत्र जो है, जो ये पदबंध है, वो आश्रित पद का कार्य कर रहा है। वाक्य में पदबंध कभी संज्ञा का प्रकार्य करते हैं तो कभी सर्वनाम का, ये ध्यान दीजिएगा। वाक्य में पदबंध कभी संज्ञा का प्रकार्य करते हैं और कभी सर्वनाम का, कभी विशेषण का तो कभी क्रिया का। और इन्हीं प्रकारों के आधार पर पदबंधों को भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा क्रिया पदबंध, चौथा अव्यय जो क्रिया विशेषण से संबंधित होता है पदबंध, और 5वां विशेषण पदबंध। तो ये 5 प्रकार के पदबंधों की भी बात होती है जब हम पद परिचय करते हैं। हम देखते हैं इनको भी पद परिचय करते समय, तो ये भी विशेष स्थान रखते हैं जब हम पद परिचय करते हैं। और आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और अगली कक्षा में हम इन्हीं 5 पदबंध के विषय में बातचीत करेंगे, और उसके बाद एक एक करके सभी पदों के विषय में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात पदों की बात क्रमशः हम अपने कक्षाओं में करेंगे। पद परिचय का जो पाठ है वो बहुत ही वृहद है, तो इस पाठ के लिए बहुत सारी कक्षाओं के आयोजन की आवश्यकता होगी। वो आपको सारी कक्षाएं प्राप्त अवश्य होंगी। आज का पाठ यहीं तक। नमस्कार।